गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास का भारत भौतिक पर्यावरण ये बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी सेकंड बुक है। कल हमने बेसिक इंडेक्स के बारे में बात की थी। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा भारत की स्थिति। भारत की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हैं उसके बारे में मैंने तुमसे कहा था कि उसके बारे में बात करते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट हम उस पर लेकर चलते हैं। पहले देखो बच्चों, ये है हमारी पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है मैंने। इसमें से बीच में से जो हमारे रेखा गुजरती है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। वो क्या है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री के ऊपर वाला जो हिस्सा कहलाता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये ऊपर से यहाँ से गुजरती है। और 23.5 डिग्री साउथ यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे मकर रेखा कहते हैं। ये हमारे दक्षिणी भाग से गुजरती है। ठीक है, यहाँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है ऊपर, और यहाँ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। उसके बाद ध्रुव जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, बिंदु के रूप में होते हैं। तो देखो बच्चों, भारत जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पर है, क्योंकि हमें पता है कर्क रेखा हमारे क्या है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो यहाँ से मध्य से गुजरती है। तो भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, कर्क रेखा के दक्षिणी वाला हिस्सा, वो है हमारा उष्ण कटिबंध में, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में। क्योंकि देखो, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक का जो ये भाग होता है ये हमारा उष्ण कटिबंध कहलाता है। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक का हमारा शीतोष्ण कटिबंध होता है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। देखो, अब 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर, भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो इनकी संख्या कितनी होती है, देखो 89 तो होती है इनकी संख्या। उसके बाद एक ध्रुव होता है, तो 90 हो गई पूरी। और इसमें भी ऐसे होता है 90 और 90 180 हो गई। ठीक है, उसके अलावा हमारा क्या हो गया, एक ये हो गई भूमध्य रेखा। तो कितनी हो गई टोटल, 181। तो यानी इनकी क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं हमारी होती हैं 181। अब देखो, देशांतर रेखाएं, ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच रेखा, सबने सुना होगा इसके बारे में, लंदन शहर से गुजरती है। ठीक है, ये इधर का हिस्सा, इसके 0 डिग्री के इधर वाला पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। तो ये है हमारे, देखो इनकी संख्या इधर पूर्व में 180 और पश्चिम में 180, टोटल होती है हमारे 360 होती है। अब हम आते हैं चैप्टर पे। देखो बच्चों, ये है हमारा भारत का नक्शा। इसमें हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, मैंने तुम्हें बताया अक्षांश रेखाएं हमारे ऐसे वाली होती हैं, तो हमारा अक्षांशीय विस्तार भी ऐसे वाला ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक वाला अक्षांशीय विस्तार। देखो, अंडमान निकोबार जो है हमारा, इंदिरा पॉइंट जो आजकल तो समुद्र में डूब गया है जब सुनामी आई थी, तो वहां से अगर हमारा विस्तार लेते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट से हमारा विस्तार शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर हम भारत की स्थलीय सीमा से लेते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और यहाँ है हमारा गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार। भारत हमारा किस तरीके से है, उत्तरी तो गोलार्ध में है, और पूर्वी इधर से तो उत्तरी गोलार्ध में है। देखो, ये तो उत्तरी गोलार्ध में हुआ, और इधर से क्या है, हमारा पूर्वी गोलार्ध में है। जब देशांतर की बात करते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा, और यहाँ से उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, देखो ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये मिनट का साइन होता है बच्चों, ये जो लग रहा है ये है हमारा मिनट का साइन। तो यहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अक्षांशीय विस्तार, और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसका देशांतरीय विस्तार है। ये है हमारा अरब सागर, लक्षद्वीप अरब सागर में है। ये है हमारी बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार इसमें है। ठीक है, देखो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने तुम्हें बता दिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, कर्क रेखा जो क्या है, हमारे बिल्कुल मध्य से गुजरती है, देश को दो बराबर भागों में बांटती है। देखो ये रही हमारे कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। तो कहाँ कहाँ से गुजर रही है, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है,
फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल 8 राज्यों से हमारे जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। अब भारत की स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। देखो, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे हम लिख सकते हैं 32.87 वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। देखो, अब बुक पे आते हैं, थोड़ा बुक से पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के आए हैं, देख के आए हैं भारत का मानचित्र, 10th में भी आता है। क्या आप इसके दक्षिणतम, उत्तरतम अक्षांशों और उसके पूर्वी और पश्चिमी देशांतर को चिन्हित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि किस तरीके से इसका विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक लगता हुआ। हमारे देश की दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी से तो 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही था। अगर हम स्थलीय सीमा से लेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से विस्तार आएगा, और अगर हम बंगाल की खाड़ी से लेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से। देखो, यदि आप भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है। अगर इनका अंतर लेते हैं हम, अगर हम 37 डिग्री 6 मिनट में से 6 डिग्री 45 मिनट अगर घटाते हैं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है। देखो, हमारा जो भारत है, देखो भारत के नक्शे पे आते हैं हम, ये रहा हमारा भारत। तो भारत हमारा लंबाई में ज़्यादा है। भारत का नक्शा सब बच्चों ने देखा होगा। लंबाई में देखो भारत हमारा ज़्यादा आता है, तो इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 3,214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक। क्योंकि लंबाई में ज़्यादा है तो लंबाई वाली ज़्यादा होगी और चौड़ाई वाली कम है, 2,933 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम। देखो, यही लिखा हुआ है इसमें कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य के अक्षांश देशांतर और समय के अध्याय संख्या 3 को देखें। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। देखो बच्चों, हमने चित्र देखा था गोले वाला, जो हमारा पृथ्वी वाला था, उसमें क्या है, बीच में से किसी गोले में से जो रेखा गुजरती है वो तो लंबी होती है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो रेखाओं की संख्या क्या है, छोटी होती जाती है, कम होती जाती है। तो यानी उनके बीच की दूरी भी घटती जाती है। जब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध से है। देखो, अक्षांश हमारे किस लिए काम में आते हैं, जो हमारे टेम्परेचर का जो निर्धारण है वो अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाते हैं तो क्या होता जाता है, गर्मी से बर्फ होती जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ है, हमने सबने सुना है। हाँ, ध्रुवों पर बर्फ मिलती है और जैसे जैसे हम उष्ण कटिबंध से ऊपर की ओर बर्फों की ओर जाएंगे तो उसमें टेम्परेचर में अंतर आ जाता है। यही स्थिति देश में भू आकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों और प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो क्या है, भू आकृतिक विशेषताओं में भी अंतर पाया जाएगा। उसके अलावा जलवायु भी भिन्न पाई जाएगी। यहाँ गर्मी थी 0 डिग्री पे, ऊपर जाएंगे तो वहाँ ठंड हो जाएगी। मिट्टी भी अलग प्रकार की पाई जाएगी। वनस्पति में भी अंतर आएगा। जैसे कि हम यहाँ से हम रेगिस्तानों में जाते तो वहाँ क्या है, कटीले वन, कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, मिट्टी भी रेतीली मिलती है ना। हाँ, आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अब देशांतर रेखाओं में 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट लगभग हम घटाते हैं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। ठीक है। हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिम भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। भारतीय मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री, सबने सुना है उसके बारे में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल तथा
चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं, ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जहां से मानक यामी उत्तर रेखा गुजरती है। मानक यामी उत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? देखो बच्चों, एक बार हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो, ये है हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का मानक समय मानी जाती है। ये क्या है? हमारे 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उससे क्या है 5.5 घंटे आगे रहती है। ये हमारे गुजरती है यूपी से, एमपी से, फिर छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, फिर उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 5 राज्यों से होकर हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और ये हमारे 0 डिग्री जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, ये जो है हमारे 0 डिग्री लंदन शहर से गुजरती है। इससे 5.5 घंटे आ गए, यानी कि हम 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो हमारा टाइम प्लस होगा। यानी यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे भारत में कितने बजे होंगे? 5:30 बजे होंगे। समझ गए? चलो आगे बात करते हैं। ये है हमारा भारत का नक्शा, अभी अभी मैंने तुम्हें दिखा दिया था। देखो, यहाँ से इस तरीके से हमारी यामोत्तर रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश है, यहाँ से गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सब कवर हो गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये है हमारी कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान का देखो नीचे वाला हिस्सा ये आ रहा, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश है, ये अलग है बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत में गिनती ना करें। फिर त्रिपुरा है और फिर ये हमारा मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। देखो आगे बात करते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो बच्चों, कई जगह हम ये भी लिख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहीं पे लिखा होता है, जो क्या है विश्व के संपूर्ण स्थलीय धरातल का 2.4% है। ये दोनों प्रश्न बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। RAS वगैरह टीचर के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक भी बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत काम आती है आगे तक। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत देखो विश्व का 7वां बड़ा देश है। उससे पहले, भारत से पहले कौन कौन से देश आते हैं? रूस है, कनाडा है, USA है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद किसका नंबर आता है? भारत का आता है। रूस, कनाडा, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत के बड़े देशों के नाम याद हैं? देखो 9th क्लास में यही चैप्टर चलता है, फर्स्ट वाला। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत है। देखो उत्तर में भारत के क्या है? हिमालय पर्वत गुजरता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उसके बाद देखो उत्तर का विशाल मैदान आता है, उसमें बहुत सारी नदियां, हमारे नदियों का तंत्र है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसके अलावा सिंधु का जो तंत्र है वो है। उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखो हमारे जो पाकिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र है वहाँ हिंदू कुश की पहाड़, हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। देखो मैं इसमें बताती हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे जो सी बात कर रहा है तो हिमालय हमारे इस तरीके से फैला हुआ है। अभी हम अगले चैप्टर आएंगे उनमें बात करेंगे। हिमालय हमारे इस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ हमारे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं हमारे मेघालय वाले क्षेत्र में। उसके अलावा बात कर रहा है हमसे, देखो इधर पाकिस्तान से लगता हुआ जो क्षेत्र है हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर जो श्रेणियां हैं वो हैं हमारे इधर। ठीक है, और दक्षिण में हमारे क्या है, यहाँ नीचे हिंद महासागर इसे लगता है। इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर। देखो बच्चों, ये जो क्षेत्र होता है जो जहाँ तीनों ओर जल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। और द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता है। देखो ये उत्तर से हिमालय पर्वत भारत के नक्शे में इस तरीके से दिखाया गया है, ऐसे चाप के आकार में, जिससे क्या है वो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारे भारत की रक्षा करता है।
वो एक अवरोधक की भूमिका निभाता है। खैबर, बोलनशिप किला, नाथुला, बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। देखो दर्रे क्या होते हैं, दर्रे एक ऐसा स्थान होता है या ऐसा रास्ता कहें हम जिससे आराम से हमें निकला जा सकता है, एक छोटा रास्ता जिससे निकला जा सकता है। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। मैंने तुम्हें जैसा बताया था, प्रायद्वीपीय भाग यानी तीनों ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर कैसा है, उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा 7,517 किलोमीटर या 516 भी लिखा हुआ होता है, कई जगह 7,516.6 किलोमीटर लिखा हुआ होता है, किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बारे में अभी अभी हमने देखा था। देखो हम फिर से देख लेते हैं, पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। देखो ये है हमारे पड़ोसी देश, ये है हमारा पाकिस्तान से इधर सीमा लगती है, इधर अफगानिस्तान है, ये हमारा चीन, ये नेपाल, इधर भूटान है, ये म्यांमार है और ये है हमारा बांग्लादेश। तुम्हारे क्वेश्चन आएगा उसमें पूछते हैं हमारा सबसे लंबी जो हमारी स्थलीय सीमा है किस देश के साथ लगती है, तो वो है हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी की बात करें तो वो है हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। देखो बच्चों, भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। यस, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में ही स्थित है और भारत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों के द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। देखो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहाँ, देखो बच्चों यहाँ पे है हमारे पाक जल संधि और ये है हमारे मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है और पाक जल संधि यहीं पर है। ये श्रीलंका इससे अलग हुआ है। ये मालदीव है हमारा, यहाँ लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप के नीचे हमारा मालदीव है। ठीक है, खाड़ी और जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरियों अपने पड़ोसी देशों से अंतर्क्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों के द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? तो ये था हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया है। खाड़ी और जल संधि के बारे में जो बात है हम करेंगे, अगले चैप्टर शुरू करेंगे, तब मैं तुम्हें खाड़ी और जल संधि में अंतर बताऊंगी। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस लेसन को तुम बुक से पढ़ो और जो समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछें। ठीक है, ओके, थैंक यू।